हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट्स, चार्ज हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट, उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी बॉडी उस पर फोर्स लगा सकती है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तीन ही तरह के हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। और वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास? एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो पार्टिकल है हमारे पास वो होता है प्रोटॉन, तीसरा पार्टिकल है हमारे पास न्यूट्रॉन। ये तीन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होगा? मास इलेक्ट्रॉन का वो होगा 1.9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन के पास कितना मास होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सेम हमारे पास न्यूट्रॉन के पास होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारे पास इन तीनों पार्टिकल्स पे मास होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना मास होगा हमारे पास। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से होगी? वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मास की वजह से होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मास की वजह से होगी दोनों के बीच में। तो पहले हम वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगी? G m1 m2 बाय r²। तो G की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब m1 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, m2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इसका स्क्वायर। तो 2 का आ रहा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया उसको। अपॉन में r, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस लेके चल रहा हूं मैं, वो लेके चलेंगे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो उसको जब मीटर में लिखेंगे तो वो आएगा 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो 6.67, ये 9.1 है, इसका देखो स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, 9.1 इंटू 9.1। अब ये 10⁻⁻11 है, ये आ जाएगा देखो 10⁻31 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻63। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 62, तो ये हो जाएगा 10⁻62। अब ये नीचे जो पावर आ रही है ये आ रहा है 10⁻2 -4, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, इस पे ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻। अब देखो 64 और ये सारी पावर ये ऐड हो जाएंगी, 11 - 62 + 4, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 73 हो जाएगी ये पावर, और +4 है। और देखो यहाँ से ये 2 पॉइंट इसके आ रहे हैं और 2 पॉइंट इसके आ रहे हैं, तो 40 नीचे आएगी, तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास। तो पॉइंट हटाएंगे, देखो 6679191 इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा आपके पास 73 + 4, और ये जो नीचे पावर आ रही थी वो -4 हो जाएगी, ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 73 बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास, आप कर सकते हो साइड में कैलकुलेट, वैसे मैंने किया हुआ है पहले से ही। तो 523,427 इंटू 10⁻⁻73 ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो यहाँ से 6 0 कम हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, किसकी वजह से? उनके मास की वजह से, ठीक है। तो मास की वजह से, दोनों इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है दोनों के बीच में, वो आ रही है 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन आ रही है। अब देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम चार्ज की वजह से भी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि चार्ज तो अभी हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पास रखते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहां से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी फोर्स आती है हमारे पास, कितनी फोर्स से वो रिपेल करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्सिव फोर्स आती है हमारे पास, तो यहां पर देखो मैं इसको Fg लिख देता हूं,
ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ आर यानी रिपल्सिव फोर्स। वो कितनी आती है रिपल्सिव फोर्स? वो आती है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स आती है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को, रिपल्सिव फोर्स को भी और अट्रैक्टिव फोर्स को भी, दोनों को कंपेयर करता हूं, देखो इसका ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻67 और इसका ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻27। तो देखो दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? कौन सी फोर्स ज्यादा होगी दोनों में से? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर देखो -24 है और इसका ऑर्डर -67 है। तो ये वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। इट मीन्स क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन जब हम एक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक है, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। इट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ मास ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास एक और चीज है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर कर रहा है। और वो चीज क्या है हमारे पास? वो हमारे पास चार्ज है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ मास अगर होता तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती, और वो किसकी वजह से आती? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती, इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से आती। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स के बावजूद भी वो रिपेल कर रहे हैं। तो वो रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है, और वो रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से आ रही है? वो एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के पास जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज की वजह से ही वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोटॉन के साथ भी है। अगर मैं 2 प्रोटॉन्स ले लूं और दोनों प्रोटॉन्स को मैं क्या करता हूं? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखता हूं, तो देखो दोनों प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, चार्ज सेम होगा, मास भी सेम है दोनों का। ठीक है, तो वहां से जो हमारे पास फोर्स आती है वो सेम फोर्स से रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अपोजिट पार्टिकल्स ही है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन मास अलग अलग है, लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स हमारे पास बिल्कुल सेम ही आती है प्रोटॉन के केस में भी। ठीक है, और अगर मैं 2 न्यूट्रॉन्स का एग्जांपल ले लूं, लेट कर लो कि मेरे पास एक न्यूट्रॉन ये है, दूसरा न्यूट्रॉन ये है। ठीक है, यहां पर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों को मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में, यहां पे न्यूट्रॉन ही ले लो। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में मैंने क्या करना है? रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करनी है, या ग्रेविटी। रिपल्सिव फोर्स देखो इसमें नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है, दोनों का मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। लेकिन ये रिपेल नहीं करते। जब हम 2 न्यूट्रॉन्स लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हम रखेंगे तो वो रिपेल नहीं करते। वो रिपेल नहीं करते, इट मीन्स क्या है? उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? मास। इट मीन्स न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज नहीं है। ठीक है, तभी वो रिपेल नहीं कर रहे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स रिपेल नहीं करते। ठीक है, जब उनको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। प्रोटॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो इट मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास के अलावा भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रिपेल कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन्स को अगर हम पास रखते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो रिपेल नहीं करते, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो सेम फॉर्मूला से। न्यूट्रॉन का मास रखेंगे यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 6.67 इंटू मास इसका आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर, यह आएगा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आता है हमारे पास 1.9 इंटू 10⁻⁻60 न्यूटन आता है। तो ये हमारे पास दोनों न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मास ही एक प्रॉपर्टी है, चार्ज न्यूट्रॉन के पास नहीं है, तो इसलिए वो रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, मास, जिसकी वजह से वो दोनों न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्ज, हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं,